स्वागत है आप सभी का स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पे। और यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए शिक्षक नियोजन से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ देर पहले प्राथमिक शिक्षक निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने यूट्यूब पे लाइव आए और काफ़ी डाउट्स क्लियर किए। और जो है एक अधिसूचना जो है पहले ही जारी हो चुका था, उसी पे लेकर के डाउट्स सारे क्लियर किए। तो जो भी डाउट्स है आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि उसके बाद भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के जो है यूट्यूब चैनल पे भी जाकर के आप वहाँ पे भी कमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए आज का इस लाइव सेशन में उन्होंने क्या कुछ डाउट को क्लियर किया है, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, लेकिन अंत तक देख रहिएगा। पूरा इसे डिटेल में जानने से पहले जो है मोटा मोटी जो है जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि कुछ जो पंचायतें हैं वो नगर परिषद नगर निगम में जो है प्रखंड में जो भी है वो पंचायत जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जो भी चेंज हुआ है तो क्या उसका काउंसलिंग कैसे होगा? आपने फॉर्म तो पंचायत में डाला है, लेकिन जो चेंज हो चुका है तो उसका कैसे होगा? तो उसका जो है वो अगस्त में होगा। अभी उसका डाटा मंगाया जाएगा, उसके बाद उसका जो काउंसलिंग जो चेंज हुआ है उसका अगस्त में होगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट अपडेट है आपका कि काउंसलिंग के टाइम में आपको आईडी प्रूफ लाना है विथ फ़ोटो वाला, जिसमें फ़ोटो के साथ आईडी प्रूफ हो, वे लेकर के आप सभी को आना है। जैसे में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब ला सकते हैं। और जो है एक लिंक अपडेट किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ज़िला में जो है वो काउंसलिंग किस डेट को है और कब है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया है उस पर, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका जितना भी सर्टिफिकेट डाउट्स है वो सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। और जो है आपके मूल अंक प्रमाण पत्र जो है वो आपका अनिवार्य है, वो लाना ही लाना है। और आपको प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, लेकिन मूल अंक प्रमाण पत्र लाना है। उसमें क्या क्या लगेगा? तो 10th का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, 12th का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, यानी अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। और जो है ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट तो चाहिए ही। और यदि डिग्री नहीं है तो आपका प्रोविजनल से काम चल जाएगा। उसके बाद डीएलएड बीएड या सीटेट बीटेट जो भी पास है उनका जो है मूल प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, और अंक प्रमाण पत्र भी। उसके बाद जो है जिनका ये डाउट होता है कि क्या 82 या उससे कम वाले का वेटेज मिलेगा, तो नहीं, यहाँ पे साफ है कि जिनका पासिंग मार्क्स है 82 या 82 से कम है तो उनका जो है 2 नंबर का जो ग्रेसिंग वेटेज मार्क्स मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और किसका किसका रखा जाएगा सर्टिफिकेट, तो आपका जो है टीईटी, बीटेट, सीटेट का जो है और डीएलएड बीएड का जो है वो ही सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा, बाकी आपको लौटा दिया जाएगा। और अपॉइंटमेंट लेटर इशू तभी होगा आपका ओरिजिनल चेक होने के बाद ही होगा। ठीक है, और जो है कि जैसे कि काउंसलिंग के टाइम में जो है उनका 3 बार नाम पुकारा जाएगा। सबसे पहले किसका स्टार्ट होगा? तो फीमेल वालों का, आरक्षित वालों का स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है लाउड स्पीकर से 3 बार उनका नाम पुकारा जाएगा। वो उपस्थित होते हैं तो ठीक है, तुरंत नहीं उपस्थित होते हैं, यानी आधे 1 घंटे के बाद उपस्थित होते हैं। जैसे कि दूसरे नियोजन इकाई में दौड़ रहे होंगे उसके बाद उपस्थित होते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पर माने तो पहले आओ पहले पाओ नौकरी के हिसाब से चल रहा है। अभी मैंने बताया प्रत्येक व्यक्ति का नाम 3 बार लाउड स्पीकर से पुकारा जाएगा। और टाइमिंग जो है आपका 11:30 से 4:30 रहेगा। टाइमिंग जो है वो आपका 11:30 से 4:30 तक ही होगा। बाकी डिटेल में इस लेटर को पढ़ेंगे तो सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मोटा मोटी सुन लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट ये सब जो है आपका चेक होगा। और एक बार सिलेक्शन हो जाने पर आपको हटाया नहीं जाएगा। अभी मैंने बोला पहले आइए पहले पाइए, और आपके बाद जो आते हैं आपके हाईएस्ट मेरिट वाले, तो फिर उनका इस काउंसलिंग में नहीं होगा, अगला काउंसलिंग में फिर उनका होगा। तो हाई मेरिट होने के बाद भी जो है एक बार सिलेक्शन आपका हो गया, आपका परसेंटेज कम है और आपके ज़्यादा वाला परसेंटेज आ गया, जैसे 2 सीट वहाँ पे है और ज़्यादा वाला नहीं आ पाए, कम वाले आ गए हैं, तो एक बार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पे चेक करके टिक आउट कर दिया, कंफर्म बता दिया, तो आपका फिर हो गया। फिर वो भी आपको नहीं हटा सकते हैं, चाहे कितना भी हाईएस्ट परसेंटेज वाला फिर क्यों ना आ जाए, क्योंकि जब नाम पुकारा जा रहा था उस टाइम आप प्रेजेंट नहीं हुए, काफ़ी देर के बाद आते हैं तो फिर उनको मौका उस टाइम नहीं मिलेगा, बाद में फिर उनको मौका मिलेगा।
और आगे अपडेट क्या है कि सारा जो प्रोसेस होगा, हर एक नियोजन इकाई पर एक कैमरा होगा जो कि जितने टाइम काउंसलिंग होगा 11:30 से 4:30 वो लाइव होते रहेगा। और वहाँ पे जो है हेल्प डेस्क भी रहेगा। जो भी प्रॉब्लम आपको है वहाँ पे आप हेल्प डेस्क में जा कर के आप अपना प्रॉब्लम को रख सकते हैं। वहाँ पे आपको सुधार किया जाएगा, वहाँ पे आपकी बात को सुना जाएगा। जैसे वहाँ पे तो में होने लगता तो वो सब क्रिया जो है इस बार नहीं होगा। इस बार का नियोजन काफ़ी साफ सुथरा और फ्रेश है। और आपका जो जातीय आवासीय आय से रिलेटेड है उसमें क्या है कि जो EWS में आते हैं उनका इनकम का ज़रूरत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट उनको देना नहीं पड़ेगा। और बाकी जो है जो पहले आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं इनकम का, आय का, जाति का, आवासीय का, ठीक है, तो यदि वही वाला है तो ठीक है, या फिर वो भुला चुका है, ओरिजिनल नहीं है, तो आपने फिर नया बनाया है तो सेम वही होना चाहिए। जैसे आपने EBC SC ST में आते हैं तो वही होना चाहिए, बदला हुआ नहीं होना चाहिए। और आय में ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और भाग दौड़ ना करें, कहाँ पे आप जाएं कि काउंसलिंग आपका होगा, कम मेरिट वाले हैं या हाईएस्ट मेरिट वाले हैं, जो भी हैं, तो कहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा, कहाँ पे जाना चाहिए, तो ये सारा कुछ इस लेटर में है। इस लेटर को अब मैं पढ़ करके आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि आज ही के डेट 3 जुलाई 2021 को यह लेटर जो है प्रकाशित किया गया है। तो आइए हम धीरे धीरे इसमें चलते हैं, टाइम लग सकता है, आप अंत तक बने रहें। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक जो है नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की कार्यवाही संबंधित नियोजन इकाई द्वारा की जा रही है। उक्त नियमावली के नियम, ये सारा कुछ नियम दिया हुआ है, यानी पहला के अंतर्गत यह प्रावधान है कि नियोजन के निमित्त शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, जो कि आप सभी लोगों को लिए जानना बहुत ही ज़रूरत है कि क्या दिशा निर्देश है, क्योंकि आप लोगों को ही काउंसलिंग में जाना है। उक्त पृष्ठभूमि में नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से ऐसे नियोजन इकाई जहां दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं है में काउंसलिंग के लिए तिथि निम्न प्रकार से पूर्व से निर्धारित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो दिव्यांगों का जो एप्लीकेशन जहां आया है उनका अगस्त में होगा, और जहां पे नहीं आया तो उनको जुलाई में ही होगा। तो यह जो है इस सारा डाटा यहाँ पर है और सारा डाउट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि नियोजन इकाई का नाम है, काउंसलिंग की तिथि दिया हुआ है, और काउंसलिंग के लिए कहाँ पे जाना है। तो पहला जो है आपका नगर निकाय है और 6 to 8 के लिए है। यहाँ पे देख ले 6 to 8 के लिए पहला नगर निकाय है, वो आपका 5/7/2021 को होने वाला है, ठीक है। और 6 को आपका होने वाला है 1 to 5 का, ठीक है, नगर निकाय का यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद है आपका प्रखंड नियोजन इकाई का, तो 2 डेट है, 7 तारीख और 8 तारीख। तो 7 में होगा आपका 6 से 8 के लिए, जिनका 6 से 8 है वो 7 तारीख को जाएंगे, 7/7/2021 को, और जिनका जिला, और 8 को है आपका 1 to 5 के लिए। और पंचायत नियोजन इकाई का है 12 जुलाई 2021 को है। प्रखंड मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए, और 8। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपका जो 6 to 8 है, 6 to 8 के लिए यहाँ पर देख लें कि आपका जो है जो इम्पोर्टेंट डेट है 6 to 8 के लिए वह है 5/7/2021 और 7/7/2021, यानी 5 तारीख को जो उनका काउंसलिंग है वो उनका जिला मुख्यालय में होगा और नगर निकाय का होगा, ठीक है। और 7 तारीख का जो है वो जिला मुख्यालय में ही होगा और प्रखंड नियोजन इकाई का होगा, यानी 2 डेट 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। और 1 to 5 के लिए जो 3 डेट है 1 to 5 के लिए वो भी देख लें। 1 to 5 के लिए जो 3 डेट हैं, पहला तो नगर निकाय का होगा 6 तारीख को, नगर निकाय का जो होगा 6 तारीख को होगा, 6 जुलाई को यहाँ पे। और 1 to 5 के लिए ही जो प्रखंड नियोजन इकाई का है वो होगा आपका 8 तारीख को, और 12 तारीख को सभी पंचायतों में होगा। तो ये 2 डेट आपने देख लिया, 6 to 8 और 1 to 5। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विदित हो कि ऐसे पंचायत जो नए नगर पंचायत अथवा नगर परिषद के पुनर्गठन विस्तारीकरण से प्रभावित है, उन पंचायतों में प्राप्त आवेदन पर नियुक्ति की प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना 594 दिनांक 23 जून 2021 में निहित समय तालिका के अनुसार पूर्ण की जाएगी। इसके लिए आवश्यक होगा उन पंचायतों के पंचायत सचिव नियुक्ति से संदर्भित सभी अभिलेख संबंधित नगर
पंचायत नगर परिषद को दिनांक 9/7/2021 से पूर्व उपलब्ध करा देंगे, यानी 9 जुलाई 2021 से पूर्व जो है वे उन्हें उपलब्ध करा देंगे। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा अनुमोदित एवं सार्वजनिकृत मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को अपने फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के साथ आयोजित होने वाले काउंसलिंग में उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा नियोजन इकाई वर्ग 1 to 5 एवं 6 to 8 के नियमित आवश्यक सूचना के साथ काउंसलिंग स्थल की सूचना जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा काउंसलिंग के दिन काउंसलिंग से पूर्व मेगा सूची की प्रति सूचना पट पर किया जाएगा। ये क्या पर लिखा हुआ है, चस्पा शायद, पता नहीं इसका क्या होता है, देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित आवेदन के साथ संलग्न किए गए अंक पत्र, प्रमाण पत्रों के प्रति, मूल प्रति के साथ दो उसकी अतिरिक्त स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन के टाइम में दिया है तो उनका दो फोटो कॉपी जो है करा करके और सेल्फ अटेस्टेड करके रखे रहेंगे। 2 से ज़्यादा ही आप तैयार करके रखेंगे, क्योंकि किस नियोजन इकाई में आप 1-2 नियोजन 2-3 नियोजन इकाई तो अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको चांस लगे, जहाँ पे आपका कंफर्म नहीं होता उससे पहले, तो कम से कम आप 4-5 जो है ऐसे कॉपी बना करके अपने साथ में रखें, नहीं तो उस टाइम दिक्कत हो जाएगी। अंक प्रमाण पत्र से संबंधित विवरण निम्नवत है, तो कौन कौन से होने चाहिए यहाँ पे देख लें, आपका सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। पहला है माध्यमिक यानी मैट्रिक परीक्षा का अंक एवं प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अंक पत्र तो एकदम अनिवार्य है। उच्च माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जिनकी नियुक्ति स्नातक के आधार पर हो रही है, जिनका नियुक्ति स्नातक के आधार पर हो रहा है तो उनका अंक प्रमाण पत्र आवश्यक है। प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी DLED BEd जो भी आपने किया है जिसके आधार पर हो रहा है तो वे आपका जरूरी है। प्रशिक्षण का अंक प्रमाण पत्र हो गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र जरूरी है, यानी टेट, सीटेट, बीटेट जो भी पास है जिस पे आपने अप्लाई किया है तो वो भी आपका होना जरूरी है। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। यदि आप आरक्षित कोटि में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। पुराने वाले हैं तो ठीक है, नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि पुराने वाले नहीं हैं तो आप नया बनवा सकते हैं, लेकिन पिछला का जो रिकॉर्ड में था वही होना चाहिए, उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है। यदि आप आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है। आय प्रमाण पत्र उनका लगेगा जो पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के में आते हैं, और स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र जिन पर लागू होता है। जो स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं जिन पर लागू होता है तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा। आपने उस समय भी आपने दिया होगा तो वही चलेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिन पर लागू है, जो दिव्यांग हैं, जो दिव्यांगता में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनको वो सर्टिफिकेट लगा करके देना होगा। EWS से संबंधित प्रमाण पत्र जिन पर लागू हो, EWS से संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना होगा जिन पर लागू होता है। इनके लिए आवासीय की जरूरत नहीं है। EWS वाले को आवासीय रेसिडेंशियल देने की जरूरत नहीं है। उपयुक्त सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का मूल अंक पत्र लाना अनिवार्य होगा, किंतु किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में औपबंधिक प्रमाण पत्र जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य होगा। जो कि जिन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि जिनका मार्कशीट नहीं है या उन्होंने अभी अप्लाई किया है या डिग्री नहीं मिला है तो उनके लिए ये काफ़ी सुविधाजनक है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चला जाएगा। बीटेट में समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला अभ्यर्थियों को 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम
50% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू होते हैं। बीटेट सीटेट में भी 150 का अंक होता है इसमें, तो इस पे दोनों पे सेम लागू यहाँ पर होता है। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा। डिजी लॉकर से जो आप निकाले हैं डाउनलोड है वो मान्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट सीटेट में 82 या 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 02 अंक का अतिरिक्त मेगा अंक दे नहीं होगा। यानी जिनका जो है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, जो 90 से ज़्यादा है, तो उनको जो है 2 अंक का ग्रेसिंग मार्क्स वेटेज का मिलेगा, और जिनका 82 या 82 से कम है उनको नहीं मिलेगा। यह साफ साफ यहाँ पे क्लियर किया गया है। काउंसलिंग के क्रम में रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रशासनिक प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया है एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या क्या जमा कर लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अंक पत्र जो संबंधित अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित होगा उस पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा। यानी आपका सीटेट और जो प्रशिक्षण वाला है, सीटेट बीटेट और डीलेट बीएड वाला जो भी प्रशिक्षण वाला है वो सिर्फ रखा जाएगा ओरिजिनल, बाकी आपको लौटा दिया जाएगा। सभी प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों के साथ उपयुक्त उपकंडिका में अंकित अन्य प्रमाण पत्र को भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अपलोड कराया जाएगा ताकि संबंधित सक्षम स्तर से उसका सत्यापन कराया जा सके। काउंसलिंग के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहता हो तो उनके स्वघोषणा पत्र के आधार पर प्रशासनिक एवं टीईटी का मूल प्रमाण पत्र वापस ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें दूसरा नियोजन इकाई में हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो जो है एक स्वघोषणा पत्र पे आपको सिग्नेचर करके वो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई अंतर्गत नियोजित होने हेतु इच्छुक होंगे निर्धारित काउंसलिंग दिवस पर उस नियोजन इकाई से संबंधित काउंटर पर पूर्वाह्न 11 बजे से निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 50-50 अभ्यर्थियों को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा। अभ्यर्थियों को पुकारने का क्रम कोटिवार यथा आरक्षित अनारक्षित पुरुष या महिला, कोटि अनारक्षित महिला, कोटि पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला, कोटि पिछड़ा वर्ग महिला, कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला, कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, कोटि अनुसूचित जाति पुरुष महिला, कोटि अनुसूचित जाति महिला, कोटि अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला, कोटि अनुसूचित जनजाति महिला, कोटि आरक्षित वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जैसे पुरुष महिला, ईडब्ल्यूएस कोटि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला ईडब्ल्यूएस कोटि होगा। निःशक्त अभ्यर्थी के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा वहां निःशक्त अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष देने का दायित्व संबंधित नियोजन इकाई का होगा। इसके पश्चात स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है जैसे पोता पोती नाती नतनी को यथा उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष काउंसलिंग कराया जाएगा। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिनको जिस कैटेगरी में जो सीटें हैं उसी सीटें से भरा जाएगा, उसके जगह पे किसी और को भरा नहीं जाएगा। जहाँ पे फीमेल का सीटें हैं तो वहाँ पे मेल को नहीं डाला जाएगा। जिस भी कोटि का जो होंगे उनको उसी सीटें से भरा जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा और अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थी को उसी प्रकार लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। इस दौरान यदि वह अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो उपस्थित होकर नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर से देख लें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस दौरान यदि वह अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो और उपस्थित होकर नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जिस टाइम नाम पुकारा गया उस टाइम आप उपस्थित नहीं होते हैं, बहुत देर के बाद उपस्थित होते हैं तो फिर आपको शामिल उसमें उस टाइम नहीं किया जाएगा।
वरीयता सूची से सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रह जाती है और ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिनका नाम पुकार होने पर अनुपस्थित रहें, वैसे छूटे अभ्यर्थियों को मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यानी इस बात से क्लियर यहाँ पे होता है कि पहले आओ और पहले पाओ। यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लें कि वरीयता सूची से सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रह जाती है, यानी वरीयता के अनुसार रिक्ति अवशेष रह जाता है और जिस टाइम नाम पुकारा गया उस टाइम हाई मेरिट वाले नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, सीट खाली रहती है, तब फिर उनको काउंसलिंग के प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यदि सीटें खाली नहीं रहती हैं और लो मेरिट वाले पहले सिलेक्शन करवा चुके हैं, उसके बाद हाई मेरिट वाले आते हैं, तो उनका फिर उस समय काउंसलिंग नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप फिर से देख लेंगे। आगे देखते हैं। काउंसलिंग तिथि को काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों के उपस्थित पंजी को नियोजन इकाई द्वारा क्लोज कर दिया जाएगा। इसका अवलोकन जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा करते हुए कार्यालय का मोहर भी पंजी पर लगा दिया जाएगा। सभी नियोजन इकाई में काउंसलिंग का आयोजन पूर्व 11:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आहूत किया जाएगा। ये टाइमिंग आप देख लें, इससे पहले आप वहाँ पे जाकर के रहें। अपराह्न 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर अपराह्न 4 बजे तक विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी DONIC के सहयोग से अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने हेतु जिलावार को जो है यूजर ID तथा पासवर्ड संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी यथा आवश्यक संबंधित जिला पदाधिकारी से विमर्श कर जिला स्तर पर काउंसलिंग के लिए स्थान निर्धारित कर इसकी सूचना सभी नियोजन इकाई को दे देंगे, ताकि नियोजन इकाइयों के द्वारा समय पर सूची प्रकाशित कर काउंसलिंग की कार्रवाई कर सकें। शिक्षक नियुक्ति के लिए उक्त सूची काउंसलिंग स्थल पर भी रखा जाएगा और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार स्थल चयन के क्रम में काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या, काउंसलिंग के लिए काउंटर की व्यवस्था, प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था, उपस्कर एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना वांछनीय होगा। और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग आदि की सूचनाओं को संप्रेषण हेतु काउंसलिंग स्थल पर नियोजन इकाईवार सहायता केंद्र यानी हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। उक्त सहायता केंद्र पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित नियोजन इकाई के मेगा सूची एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। और यहाँ पे एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि औपचारिक रूप से सूचित करने के बावजूद यदि ग्राम पंचायत परामर्शी समिति एवं पंचायत समिति परामर्शी समिति के अध्यक्ष या संबंधित सदस्य निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें डीम्ड रूप से उपस्थित मानते हुए काउंसलिंग की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यानी यदि मुखिया या पंचायत सचिव के जो भी हैं वो उपस्थित नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं आए हैं तो कार्य शुरू नहीं होगा। वो आएँ या ना आएँ, काउंसलिंग अपने समय से शुरू कर दी जाएगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होंगे तो उनके विरुद्ध संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आप देख लें कि नियुक्ति पत्र आपका कब जारी किया जाएगा कि चयनित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को दी जाएगी। सत्यापन के उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु सूचना विभाग द्वारा अलग से दी जाएगी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थे वे मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। और आगे जो ये सारा कुछ देख रहे हैं वे प्रशासन से संबंधित है। वहाँ पे कोविड-19 का रहेगा और भीड़ भाड़ होने से हंगामा ना खड़ा हो और किसी तरह का कुछ दुर्घटना ना घटे, उसके लिए आपका प्रशासन बल भी वहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह से जो है ये सारा कुछ डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। आप इस लेटर को टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से जो है वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसमें सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे जाएं, कैसे क्या काउंसलिंग करवाएं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अपने जो लिंक दिया हुआ है वेब का वहाँ पर जाइए और नाम देख लीजिए आपका कहाँ पे है, किस रैंक पे है, मिला लीजिए। सभी को एक साथ तो डाला गया है, मेल फीमेल EWS EBC OBC जो भी है सब मिलाया गया है। तो आप अपने हिसाब से देख ले कि कहाँ पे जाके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं।
क्योंकि सभी का काउंसलिंग तो करीब करीब एक जगह आप जाएंगे, एक स्थान पे जिस भी स्कूल कॉलेज में हो रहा हो तो वहाँ पे काफ़ी सारा पंचायतों का, प्रखंडों का एक बार में हो जाएगा। तो ध्यान से नाम सुने और वहाँ पे जाकर के एक बार काउंसलिंग करवाएं और ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, क्योंकि भाग दौड़ में फिर होगा ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे, इधर से भी छूट जाएगा उधर से भी छूट जाएगा। तो एक बार पहले आप प्लानिंग कर लें कि कहाँ पे क्या काउंसलिंग करवाना है, नाम देख लें, उसी के अनुसार आप वहाँ पर जाएँ। काउंसलिंग सबका होना है, इस बार सभी का होगा, इस बार नहीं होगा तो फिर अगले डेट में होगा, लेकिन सभी का इसमें हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से दिए हैं तो उनका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान किया जाएगा। गलत तरीके से, फर्जीवाड़ा तरीके से जो है इस बार कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।